पहला क्वेश्चन है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया। 5 जगत विभाजन या कह लीजिए 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा गया है या प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें आंसर सही होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको वैज्ञानिक व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया था। 5 जगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक व्हिटेकर ने दिया था और इन्होंने सभी जीवों को, इन संसार के समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा था, 5 समूहों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो ये 5 जगत हो गए। आप लोगों को बता दें कि ये टीजीटी 2011 में प्रश्न आ चुका है, यानी 2011 टीजीटी में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा इसका आंसर कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं, या कह लीजिए कि संघ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं। कोटि या श्रेणी को क्या कहा जाता है? सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति, उपजाति। जल्दी से आंसर देखिए कि क्या होगा। और ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है, 2010 में टीजीटी में प्रश्न आ चुका है। तो जाति व उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहेंगे? अर्ध जाति कहा जाता है। आपको बता दें कि उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहा जाता है, उप यानी उससे छोटा, और जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्ध जाति कहते हैं। अगर अर्ध जाति कहा जाए तो जाति और उपजाति के बीच जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं? अर्ध जाति कहा जाता है। ऐसी दो जातियां जो बाह्य रूप से लगभग में समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जाति कहलाती हैं। यानी जो लगभग में समान हो लेकिन आपस में जनन न करती हो उन्हें क्या कहेंगे? सहोदर जाति कहा जाता है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी वाला, अर्ध जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया? आपको बता दें कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है और प्रश्न को अच्छे से आपको समझना है। प्रश्न में ये कहा गया है कि बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, यानी किसने कराया था, परिचय पूछा गया है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, लैमार्क ने कराया था। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्गीकी के पिता हैं टिकंडोले, हुकर, लिनियस, अरस्तु। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। वर्गीकी के पिता कौन है? तो इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। तो वर्गीकी के पिता कौन हो जाएंगे? वर्गीकरण के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस, यानी सी वाला आंसर सही होगा। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अंग्रेजी में कहें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की पद्धति का भी विकास किया था, जिन्हें द्विनाम पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। द्विनाम पद्धति आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जीवों के नामकरण की पद्धति का विकास भी इन्होंने किया। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तब भी आप लोग बता देंगे कि बायोरेमियल नामक नेचर किसने प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और उसे कहते क्या है? तो द्विनाम पद्धति कहा जाता है। बता दें जो डी कंडोले हैं, डी कंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। डी कंडोले जो है इसमें से वो टैक्सोनॉमी शब्द को खोजे थे। और जो इसमें से अरस्तु हैं, अरस्तु जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, यानी बायोलॉजी एंड जूलॉजी के फादर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संवर्ग नहीं है? कौन एक संवर्ग नहीं है? इकोटाइप, प्रजाति, जाति, गण। कौन सा एक संवर्ग नहीं है बताना है। ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा एक संवर्ग नहीं है? इसमें से आंसर होगा पहला, इकोटाइप। बता दें कि जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं। जो इसमें से जाति है, प्रजाति है, गण है, ये तीनों वर्गीकरण के संवर्ग हैं। जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहा जाता है, इको तंत्र कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा क्लासों में। तो इकोटाइप या इको तंत्र क्या है? एक विशेष स्थान में रहने वाली जनसंख्या को कहते हैं जो कि उस वातावरण में रहने वाले आनुवंशिक रूप से अनुकूलित हो जाते हैं।
उन्हें इकोटाइप कहते हैं, इसलिए इसमें आंसर पहला सही होगा। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सबसे पहले प्रकाशित की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिस्टेमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, फिलोसोफिया बॉटनिका में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस में प्रकाशित की थी बताना है। बता दें कि टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। ये 2009 टीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसमें आंसर होगा बी वाला, स्पीसीज प्लांटेरम में लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा को प्रकाशित किया था। बता दें कि सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, ये जो 3 पुस्तकें हैं, ये तीनों पुस्तकें कैरोलस लीनियस ने लिखी हैं। और इन्होंने द्विनामकरण की विचारधारा को, मैंने अभी प्रश्न में आगे बताया था कि द्विनाम पद्धति का भी विकास इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज शब्द का चयन किया जॉन रे ने, मेयर ने, जी हेक्सले ने, सेलेनियस ने। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है, 2009 में आया है ये प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आपको। स्पीसीज शब्द का चयन किया था किसने, तो इसका आंसर होगा पहला, जॉन रे ने किया था। तो स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया और इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया था। फैमिली और जीनस शब्द भी जॉन रे ही ने दिया था। और इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। स्पीसीज जो थी इसको किसके आधार पर परिभाषित किया, अगर प्रश्न पूछा जाए तो जनन के आधार पर परिभाषित किया था। और जो मेयर थे, मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। बेंथम तथा होकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, कृत्रिम, संख्यात्मक। बेंथम और होकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है इसमें, ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो इसमें आंसर होगा ये ए वाला, प्राकृतिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति कृत्रिम है, संख्यात्मक है, जातिवृत्तीय है, प्राकृतिक है। ये प्रश्न टीजीटी बायोलॉजी 1999 में यानी 1999 में पूछा गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा लास्ट, प्राकृतिक है। यानी बेंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वायरस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये टीजीटी 2002 में प्रश्न आ चुका है। वायरस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा इसमें सी, पास्चर के द्वारा किया गया था। बता दें कि वायरस शब्द का अर्थ है विष, अर्थात जहरीला पदार्थ, मतलब जहरीला तरल पदार्थ, विनोम। तो सबसे पहले ये पास्चर ने दिया था। जबकि वायरस की खोज का अगर श्रेय देखा जाए तो वायरस को इवानोव्स्की ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है रिबोन्यूक्लिक अम्ल, कार्बन और नाइट्रोजन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, केवल प्रोटीन। एक जीवाणु भोजी में क्या होता है, ये टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि जीवाणु भोजी यानी जीवाणुओं का भोजन करने वाले और कौन होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। तो जीवाणु भोजी क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। और अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी है एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, और एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जान गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा बी, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है उसे ही जीवाणु भोजी कहा जाता है। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोग जीवाणु भोजी पर अथवा बैक्टीरियोफेज पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है, कौन सा कथन उपयुक्त होगा। ये टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें आंसर होगा, इनमें डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा
या तो आरएनए होगा, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। ये टीजीटी 1999 में प्रश्न आया है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया रोग विषाणुओं के द्वारा या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और आपको बता दें कि इसे रेबीज रोग भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, और रेबीज रोग भी इसी को कहा जाता है, जो एक पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है, यानी जीवाणु जनित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ये सभी। ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में प्रश्न आया है। टीजीटी में 2011 में आपको इसमें आंसर बताना है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा पोलियो बैक्टीरिया जन्य नहीं है। आपको बता दें कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियोमाइलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, और इसमें रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन अथवा जल के द्वारा होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या कह लीजिए हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई। म्यूटेशन की क्रिया डेलब्रुक एवं लोरिया, पास्चर, प्लॉट्स। तो ये टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, विषाणुओं में म्यूटेशन क्रिया को सर्वप्रथम डेलब्रुक ने 1938 में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु अथवा वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लुई पास्चर को, इवानोव्स्की को, एस लोरिया को, WM स्टैनले को। विषाणु या वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में किसने प्राप्त किया था? ये टीजीटी 2002 में प्रश्न आ चुका है। किसने प्राप्त किया था बताना है। तो आंसर इसमें होगा WM स्टैनले ने सबसे पहले क्रिस्टल रूप में विषाणु या वायरस को प्राप्त किया था। प्लाज्मिड्स हैं नए प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु के प्रकार। प्लाज्मिड्स क्या है बताना है इनमें से। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2002 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया और फिर 2013 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टीजीटी के लिए, और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में घुमा घुमा करके प्रश्न एक दूसरे में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड्स कहलाता है। प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणुओं में जो गुणसूत्रों के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। बता दें कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड्स, और इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। और आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ करते हैं? वेक्टर के रूप में किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। ये टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। जिसके एक छोर पर गुच्छे हों ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, लोफोट्राइकस कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में कसाब अथवा अंग्रेजी में कसाब को फ्लैजिला कहा जाता है। तो फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। कुछ भागों के नाम हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे पहला है मोनोट्राइकस। अगर ये पूछ लिया जाए तो इसके एक सिरे पर फ्लैजिला पाया जाता है। एक सिरे पर फ्लैजिला होगा तो मोनोट्राइकस हो जाएगा। फिर दूसरा है लोफोट्राइकस। दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे होंगे तो लोफोट्राइकस हो जाएगा। सिफाइलोट्राइकस तो एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा होगा। और एम्फीट्राइकस में दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला होता है। और पेरीट्राइकस में संपूर्ण सतह पर ही फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इस तरह से कई प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, आप बता लेंगे। अलग अलग प्रश्नों को पूछा जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हम आपको बता रहे हैं। जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। जिनमें एक सिरे पर
गुच्छे में कसा होते हैं क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, क्या कहेंगे? सिफेलोट्राइकस कहेंगे। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। कौन सा सूक्ष्म जीव ऐसा है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है या स्थिरीकरण करता है? तो ऑप्शन सही होगा पहला, राइजोबियम, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो राइजोबियम है ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यानी लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं इसकी जड़ों में सहजीवी के रूप में वास करता है या रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सेशन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है? स्यूडोमोनास, जैंथोमोनास, बैसिलस, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? तो जैंथोमोनास सिट्राई से सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। अभी प्रश्न एक आ चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है? एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। ये क्वेश्चन टीजीटी में 1999 में आया, 2010 में आया, 2 बार टीजीटी में पूछा गया और पीजीटी में यही क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। हमने आपको बताया है कि पीजीटी और टीजीटी में घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों आपस में अदल बदल करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। बताना है जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान होता है कौन सा? तो आंसर से होगा इसमें सी, मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान मीसोसोम होता है, मीसोसोम पर होती है, क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलती है तो उसी से मीसोसोम बन जाता है। क्वेश्चन है, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है? यानी ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम इन चारों में से ढूंढना है जो धान के खेतों में सामान्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है जो धान के खेतों में स्थिरीकरण करता है? इसका आंसर होगा बी, ओलोसायरा। ओलोसायरा धान के खेतों में सामान्य रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि जो सिलेंड्रोस्पर्मम है पहला वाला है ये गन्ने और मक्के के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और जो नास्टाक है, नास्टाक भी सहजीवी के रूप में एंथोसिरोस की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी। तो इसका आंसर बताना है आपको। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? आंसर होगा इसमें पहला, मोनेरा से संबंधित है। बता दें कि ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोट्स हैं। जो माइकोप्लाज्मा है ये एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोट्स हैं और प्राय गोल जैसे होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, समूहों में रहते हैं और मिट्टी, वहितमल, सड़े गले पदार्थों, प्राणियों या पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी भी होते हैं, यानी पैरासिटिक और स्पोरोफिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी किसने? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं, किसने खोज की थी? ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है कि डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज किसने की थी? आंसर होगा इसमें पहला, ग्रिफिथ ने की थी, यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। और आपको बता दें कि इसके बाद एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराया, उनको दोहरा करके देखा और आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का भी पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएजेस, आरएनएच, डीएनएच, ए अथवा बी दोनों। तो ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी प्रोटीएजेस और आरएनएच। तो ग्रिफिथ प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी प्रोटीएजेस क्या है?
प्रोटीन पाचक एंजाइम को प्रोटीएजेस कहा जाता है और आरएनए पाचक एंजाइम को आरएनएजेस बोलते हैं कि रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है। इन दोनों के रूपांतरण को नहीं प्रभावित करता है, जबकि डीएनएजेस रूपांतरण को निषेध करता है या कह लीजिए कि प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? ऐसा कौन सा सहजीवी जीवाणु है बताना है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम। ये टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। कौन सा सहजीवी जीवाणु है? आंसर होगा सी, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवन व्यतीत करता है। आपको बता दें कि ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और सिम्बायोटिक होता है, सहजीवी होता है और ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। ये प्रश्न टीजीटी 2005 में आ चुका है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है किससे? आंसर 4 दिए गए हैं, इसमें से सही होगा आंसर दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। छाड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरलिला, विब्रियो। छाड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। टीजीटी 2013 में प्रश्न आ चुका है, तो इसका आंसर होगा बी, बैसिलाई जीवाणु जो होते हैं छड़ रूपी जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया है कि प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं, तो ऑप्शन होगा बी, रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को प्रतिजैविक कहा जाता है और ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होते हैं या निकलते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या कह लीजिए कि उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस तरह से रोगों को ठीक करते हैं। किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? 4 समूह के दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसके सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? ये टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था। राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट। कौन सा सही होगा? इसमें बियर बनाने में उपयोग में आते हैं, तो आंसर होगा लास्ट, ईस्ट का उपयोग या ईस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। बता दें कि सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहा जाता है। जो सैक्रोमाइसीज है इसे सामान्य रूप से ईस्ट कहते हैं और ये ऐसे माध्यम में उगते हैं जहां पर शर्करा की अधिक मात्रा होती है। जहां पर शर्करा की अधिक मात्रा होती है वहां पर ये उगते हैं और इसीलिए इन्हें फफूंद कहा जाता है। सैक्रोमाइस सेरेविसी जो है, सैक्रोमाइस सेरेविसी का प्रयोग व्यापक रूप से बियर बनाने में किया जाता है। बड़े पैमाने पर इससे बियर बनाई जाती है और बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो सैक्रोमाइस सेरेविसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया से होता है जंग रोग, कंड रोग, म्लानि रोग, इनमें से कोई नहीं। पक्सीनिया से क्या होता है? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। पक्सीनिया से क्या होगा? तो आंसर होगा पहला, पक्सीनिया से जंग रोग हो जाता है। बता दें कि पक्सीनिया वंश के कवकों से वास्तविक जंग रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी रस्ट डिसीज उत्पन्न हो जाती है और ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं। जो पक्सीनिया वंश के कवक होते हैं ये उच्च पौधों पर, बड़े पौधों पर परजीवी के रूप में होते हैं। परजीवी क्या है? तो जो दूसरे पौधों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और रस्ट रोग उत्पन्न करने वाले फसल को प्रभावित भी करते हैं। यानी जहां पर उगते हैं जिन पौधों पर, उन पौधों को प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? ऐसी कौन सी कवक है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ब्रेड या डबल रोटी बनाया जाता है। एगेरिकस, ईस्ट, म्यूकर, पिथियम। तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसमें आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट से डबल रोटी अथवा कवक बनाया जाता है। ईस्ट को मैंने अभी बताया कि सैक्रोमाइसीज भी कहा जाता है और ईस्ट कवक का उपयोग डबल रोटी अथवा ब्रेड बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन करता है, यानी फर्मेंटेशन करता है और इस क्रिया में, यानी फर्मेंटेशन क्रिया में एथिल अल्कोहल और CO2 उत्पन्न होती है। CO2 के कारण माध्यम में असंख्य छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं। क्योंकि CO2 उत्पन्न हो जाती है इसलिए असंख्य छोटे छोटे से छिद्र बन जाते हैं जिससे डबल रोटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है? यानी कौन सा ऐसा कवक है जो खाया जाता है? एगेरिकस,
एस्कोबोलस एल्ब्यूगोपिथियम। कौन सा ऐसा कवक है? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा पहला, एगेरिकस खाने योग्य कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प फलनकाय है। बेसिडियोकार्प फलनकाय राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, एगेरिकस। तो ये प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, एगेरिकस का। तो बता दें कि एगेरिकस, जिसे मशरूम के नाम से भी हम जानते हैं, एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। यानी मशरूम क्या होता है, हम लोग खाते हैं, जिसके फलन काय क्या होते हैं, खाए जाते हैं। फलन काय यानी जो फल वाला शरीर होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उससे खाया जाता है। और उसी को जो खाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जो संरचनाएं होती हैं ये रिप्रोडक्शन से संबंधित होती हैं, रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। क्रूसीफर्स में पीथियम द्वारा, अस्टिलेगो द्वारा, पक्सिनिया द्वारा, एल्ब्यूगो द्वारा। क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट किससे उत्पन्न होता है? टीजीटी 1999 में प्रश्न आया और फिर इसके बाद 2013 में प्रश्न आया। 2 बार प्रश्न पूछा गया अब तक की। तो इसका आंसर होगा डी, एल्ब्यूगो द्वारा। बता दें कि क्रूसीफर्स में जो श्वेत रस्ट होता है यानी व्हाइट रस्ट होता है, ये एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका नाम होता है। और यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है, वास्तव में ये रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा उत्पन्न होता है। जो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ये पक्सिनिया ग्रैमिनीज के द्वारा उत्पन्न होता है और वास्तविक रस्ट पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। जो वास्तविक रस्ट है वो पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? विषम जालिकता किस कवक में ज्ञात हुई थी? म्यूकर, एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्ब्यूगो। तो ये प्रश्न टीजीटी 2002 में पूछा गया। इसके बाद 2010 में पीजीटी में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, म्यूकर। आपको बता दें कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन घूम घूम करके पूछे जाते हैं। ये नहीं कि हाँ टीजीटी में आया तो पीजीटी में नहीं आएगा या पीजीटी में आया तो टीजीटी में नहीं आएगा। मैंने आपको लोगों को ये बात कई बार बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक सदैव होते हैं विविधपोषी, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी। ये टीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया था, कवक सदैव होते हैं क्या? तो आंसर होगा पहला, कवक सदैव विविधपोषी होते हैं। तो कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं, हेट्रोफाइट्स होते हैं। परपोषी यानी हेट्रोफाइट्स या विविधपोषी कहा जाता है। और ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं। जितने भी कवक होते हैं ये स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये जो कवक होते हैं ये स्वपोषी कभी भी नहीं होते हैं। विविधपोषी जीव जो होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे विविधपोषी में मृतोपजीवी भी हो सकते हैं यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं। चूंकि मृतोपजीवी, परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं, अतः सही उत्तर विकल्प ए ही होगा, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर ये विविधपोषी ना होता, मृतोपजीवी केवल होता, तो हम कह देते हैं मृतोपजीवी, और ना हम कह देते हैं कि परजीवी। लेकिन चूंकि विविधपोषी है इसलिए ये दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसमें होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज, माल्टोज। कवकों में किस रूप में भोजन संग्रहित रहता है? तो ये प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ कवक में संचित होता है। बिल्कुल इसी तरह से मंड अथवा स्टार्च के रूप में जो उच्च पौधे होते हैं, उच्च पौधों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा क्या प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था प्रश्न, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा पहला, एक कवक और जड़ की सहजीविता को माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा जो कवक है ये उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूगो होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एल्ब्यूगो क्या है? टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है या फंजाई है और ये उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय परजीवी है, यानी ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैथोजेंस है। तो इसका आंसर होगा पहला, ऑब्लिगेट अंतराकोशिकीय रोगजनक है।
पहला वाला ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। इसको सुमेलित कैसे करेंगे, तो इसमें आंसर होगा सी। बता दें कैसे सुमेलित किया जाएगा। तो कपास का कोणीय पर्णचित्ती जो है ये जैंथोमोनास मालवासियरम के द्वारा होता है। कपास म्लान जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है। कपास की पर्णचित्ती अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा के द्वारा होती है। और गन्ने का लाल गलन जो है ये कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम। मशरूम का ऐसा भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है, ये प्रश्न टीजीटी और पीजीटी 2004 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, बेसिडियोकार्प कहलाता है। बता दें कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एगेरिकस है। और यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। जो मशरूम है ये बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है या फंजाई है। इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोकार्प, जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है और उसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है, या कह लीजिए कि उसी में स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। मूंगफली में जो टिक्का रोग हो जाता है उसका कारक कौन सा इसमें बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा मूंगफली के टिक्का रोग का कारक है। बता दें कि मूंगफली का टिक्का रोग कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा टिक्का रोग होता है? कवक के द्वारा होता है या फंजाई के द्वारा होता है। और सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला जो है, सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला एवं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा यह रोग हो जाता है। जो सर्कोस्पोरा एरिकेडिकोला है इसके द्वारा और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवकों के द्वारा मूंगफली का टिक्का रोग हो जाता है। इस रोग में मूंगफली के वायवीय जो भाग होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में काले धब्बे बन जाते हैं, काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक है जो उपयोगी है। ये टीजीटी 2003 में पूछा गया और पीजीटी में भी 2003 में पूछा गया था प्रश्न। यानी 2003 में टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो इसमें बताना है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में इनमें से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। तो आंसर होगा इसका सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ट्राइकोडर्मा विरिडे यानी कि ट्राइकोडर्मा जो विरिडे है ये मृदा या मिट्टी में पाया जाने वाला एक कवक है और इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोग जो होते हैं उनके जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडे का जो दूसरे कवक होते हैं उनसे जो रोग हो जाते हैं पादप रोग, उसके जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एलिलोकेमिकल स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? एलिलोकेमिकल स्रावित करता है। क्लैंप कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था? क्लैंप कनेक्शन किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। ये टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा डी, क्लैंप कनेक्शन हाफमैन के द्वारा देखा गया था। बता दें कि क्लैंप कनेक्शन क्या है। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग है, इस वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी होती है। तो कैरियोगैमी काफी समय बाद होती है। इसी अवस्था को डाइकैरियोफेज कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। और इस अवस्था में सेप्टा के बगल में एक हुक के आकार की वृद्धि निकलती है। हुक के आकार से बढ़ जाता है थोड़ा सा, उसे क्लैंप कनेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सभी कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा बी, कवक की कोशिका में गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। बता दें जो कवक है, कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और इनमें राइबोसोम्स, ER, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना पाई जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना कवकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? लिग्निन की, सुबेरिन की, काइटिन की, क्यूटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? टीजीटी 2002 में प्रश्न पूछा गया था। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सही होगा इसमें सी। बता दें कि सभी कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कुछ में अन्य पदार्थों की बनी होती है, लेकिन अक्सर सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं? कफ के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2002 में प्रश्न ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा एपोथीसियम। एपोथीसियम कहते हैं जो कप के समान आकृति वाली संरचना होती है। बता दें कि कप के समान आकृति अगर है, कप शेप्ड है, तो एपोथीसियम हो गया। अगर फ्लास्क शेप कहा जाता, फ्लास्क शेप, तो पैराथीसियम हो जाता। और अगर गोलाकार या बंद होता तो क्लास्टोथीसियम हो जाता। गोलाकार या बंद तो क्लास्टोथीसियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? ईस्ट में, क्लेमेडोमोनास में, पेनिसिलियम में, इन सभी में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है तो पेनिसिलियम में पाया जाता है। बता दें कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील बीजाणुओं द्वारा यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। और इन्हीं अगतिशील बीजाणु या नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं, इन्हीं को कोनिडिया कहा जाता है। इनका निर्माण विशेष लंबी पट युक्त शाखाओं के शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें है जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है? टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया? लेवेनहॉक के द्वारा, वैक्समैन के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने पृथक किया था? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पृथक किया था। बता दें कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से पृथक किया था। किस कवक से? पेनिसिलियम नामक कवक से पृथक किया था। और वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक्स शब्द दिया था। वॉक्समैन ने क्या कहा? एंटीबायोटिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त है? ये टीजीटी 1999 और पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया था। यही प्रश्न, नीचे लिखे कवकों में कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर से होगा सी, मोरकेला एस्क्यूलेंटा। मॉर्केला एस्क्यूलेंटा खाने के लिए उपयुक्त है। तो यह जो कवक है यह एस्कोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है, जिससे एस्कोस्कार्पस खाने योग्य होते हैं। इनके क्या होते हैं? एस्कोस्कार्पस खाने योग्य होते हैं। कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स नास्टाक में, स्पाइरोगाइरा में, उडोगोनियम में, सारगासम में। कैप सेल किस में पाए जाते हैं? ये प्रश्न पीजीटी में 2004 में पूछा गया, 2000 में यही प्रश्न पूछा गया, और टीजीटी में 1999 में पूछा गया। कई बार प्रश्न ये घूम घूम करके पूछा गया है। तो बताना है कैप सेल्स पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा सी, उडोगोनियम में कैप सेल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो उडोगोनियम एल्गी में पाई जाती हैं। मतलब इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं उडोगोनियम शैवाल में पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका विभाजन अथवा कह लीजिए सेल डिवीजन के बाद एक टोपी जैसी संरचना बनती है, जिसे एपिकल कैप कहा जाता है। उस टोपी जैसी संरचना को एपिकल कैप कहते हैं। और इस प्रकार के कैप बनाने वाली कोशिकाओं को ही कैप सेल्स कहा जाता है। यानी इस प्रकार के जो कैप बनाती हैं उन्हीं कोशिकाओं को कैप सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका अथवा कैप सेल्स बनती हैं। अभी मैंने आपको समझाया है। तो किसमें बनेगी? उडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में, पॉलीसाइफोनिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका अथवा अंग्रेजी में कहें तो कैप सेल्स बनती हैं किसमें? तो आंसर होगा इसका पहला, उडोगोनियम में बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक एक अच्छे सूचक हैं। किस चीज के सैक अच्छे सूचक हैं?
जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, उपर्युक्त सभी। तो सहायक क्या है? सहायक लाइकेन होते हैं। ये किसके अच्छे सूचक हैं? ये टीजीटी 2013 में पूछा गया और पीजीटी में 2000 में पूछा गया और 2003 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहायक अथवा लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के। और ये जो प्रदूषित वातावरण होता है, यानी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो होता है, इसमें तेजी से खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं और वायु प्रदूषण का संकेत देते हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें आंसर कौन सा होगा? बी वाला, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है। शैवाल साहचर्य किसमें पाया जाता है बताना है। साइकस की सामान्य जड़, साइकस की कोरेलाइट जड़, साइकस की पत्ती, साइकस की रेकिस। साहचर्य किसमें पाया जाता है? शैवाल साहचर्य। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, साइकस की कोरेलाइट जड़। बता दें कि जो साइकस की कोरेलाइट जड़ है, इन जड़ों में बहुत से नील हरित शैवाल, बहुत से नील हरित शैवाल कौन कौन से? नास्टाक, एनाबिना। तो ये सहजीवी के रूप में वास करते हैं, या कह लीजिए कि सहजीवी के रूप में रहते हैं। और इस भाग को शैवालीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस भाग में रहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? शैवालीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो शैवाल उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, या कह लीजिए कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है। सर्पिलाकृत, मेखला रूपी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया था। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक क्या होता है? तो आंसर से होगा इसमें बी, मेखला रूपी होता है। अभी मैंने आपको बताया था यूलोथ्रिक्स मेखला रूपी, सर्पिलाकार, स्पाइरोगारा, कफ रूपी, क्लेमाइडोमोनास जालिकावत, ओडोगोनियम, इस बताए हैं भी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्टाक एक प्रकार का है। नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का, लाल शैवाल का। नास्टाक एक प्रकार है, किसका है? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, नास्टाक नील हरित शैवाल का है, यानी एक प्रकार है नील हरित शैवाल का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। नास्टाक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है एक तरीके का, जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया। और जगत क्या है? मोनेरा, जगत मोनेरा। और श्रेणी क्या है? साइनोबैक्टीरिया। किसके अंतर्गत आता है? नील हरित शैवाल के अंतर्गत या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत। कौन? तो नास्टाक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, काई से। लिटमस प्राकृतिक रंजक है, ये किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया और इसके बाद फिर से 2013 में पूछा गया था और पीजीटी 2000 में पूछा गया था। हमने आप लोगों से बताया था कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन घूम घूम कर आते हैं और जो एक बार टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोबारा भी कभी न कभी पूछा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताते चलें कि जो प्राकृतिक रूप से लिटमस प्राप्त होते हैं, ये लिटमस रोसेला वंश के लाइकेन से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इसका स्रोत क्या है? रोसेला वंश के लाइकेन स्रोत हैं। और लिटमस क्या है? तो लिटमस एक रंजक होता है जिसका उपयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो लिटमस है, इसका प्रयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने के लिए सूचक के रूप में करते हैं। पीएच क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका पूरा नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है। जो वॉलवॉक्स शैवाल है, इसके कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? गोलाकृति, अंडाकार, चपटी, वेलनाकृति। तो ये टीजीटी 2013 में पूछा गया और पीजीटी 2002 में पूछा गया। वही क्वेश्चन घूम घूम करके आया है। तो वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है कैसी? गोलाकार, अंडाकार, चपटी, वेलनाकृति। इसका आंसर होगा पहला, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना गोलाकृति होती है। आप लोगों को एक बात और बताते चलें कि जो वॉलवॉक्स है, ये क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है और इसकी जो कॉलोनी होती है वो गोलाकार होती है, गोल आकृति की होती है और बिल्कुल खोखली होती है, जिसमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो लगभग में 500 से 60,000 तक होती है। कोशिकाएं कितनी होती हैं? लगभग में 500 से 60,000 तक। और इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। याद रखेंगे, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना नर पाया जाता है। बौना नर किसमें पाया जाता है? ऑसिलेटोरिया में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में, ओडोगोनियम में।
बौना नर किस में पाया जाता है? टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, बौना नर ऊडोगोनियम में पाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जो ऊडोगोनियम है इसकी कुछ जातियों में एंडोस्पोर का जो विकास होता है वो एक छोटे नर तंतु पर होता है। एंडोस्पोर कहाँ पर विकसित होते हैं? एक छोटे नर तंतु पर विकसित होते हैं और उसी नर तंतु को बौना नर या नैनेंड्रिया, बौना नर या उसे ही नैनेंड्रिया कहते हैं और यह इपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकसित होता है। इपीफाइटिक रूप से मादा तंतु पर विकास करता है या विकसित होता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? अरस्तु, डायस्कोरोडिस, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी। ये क्वेश्चन टीजीटी 2002 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। बताते चलें कि जो लाइकेन शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया और इनकी खोज सन 1852 में टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज किसने की? टुल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1852 में की थी। टुल्सन और लाइकेन, शैवाल तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। जो लाइकेन है, शैवाल है, कवक हैं, इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। सहजीवी में दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा ही होगा। सैक के दो मुख्य घटक हैं। दो मुख्य घटक सैक के कौन से होते हैं? यानी लाइकेन के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को पता चल गया होगा कि सैक के दो मुख्य घटक शैवाल और कवक हैं। यानी जो लाइकेन है इसके दो घटक कौन से हैं? शैवाल और कवक। इन दोनों के सिम्बायोसिस से ही लाइकेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल होती है? क्लेमाइडोमोनास, साइटोनिमा, कास्मेरियम और रोपायरोलिना। क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया और फिर यही क्वेश्चन घुमा करके आया पीजीटी में 2010 में कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है कौन सी? तो इसका आंसर होगा डी, रोपायरोलिना प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल है। आपको बता दें कि जो रोपायरोलिना है ये एक नील हरी शैवाल है या बीजीय है या कह लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग में 55 से 68% तक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी? लगभग में 55 से 68% तक होती है और इसमें खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं। प्रोटीन के अलावा खनिज और विटामिन भी होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ? तो भोजन के रूप में किया जाता है। किसका? तो रोपायरोलिना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। लाइकेन में जो श्वसन होता है उसके मदद करने वाली संरचना कौन सी है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन सही होगा डी, साइफेली। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना होती है। आपको बता दें कि जो साइफेली है, साइफेली नामक संरचना ये लाइकेनों में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हेल्प करती है और सिफेलोडियम, इसिडियम तथा सोरेडियम ये जो अलग दूसरे ऑप्शन हैं ये लाइकेन में अलैंगिक जनन से संबंधित रचनाएं हैं। अलैंगिक जनन से जो तीनों ऑप्शन बचे हुए हैं ये अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित संरचनाएं होती हैं, जबकि जो ये साइफेली है ये संरचना रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक में सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम साधन हैं किसके? ये टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा बी, अलैंगिक प्रजनन के यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत है? नीले हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, डायटम्स। अगार अगार का महत्वपूर्ण स्रोत यानी अगार अगार कहाँ से प्राप्त होता है? ये पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया, टीजीटी 2005 में पूछा गया और पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा बी, लाल शैवाल से अगार अगार बनाई जाती है। अगार अगार एक पॉलीसेकेराइड होता है जो विभिन्न लाल शैवालों के द्वारा, जैसे कौन कौन से लाल शैवाल हैं? जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया है आदि लाल शैवालों से इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन में ठोस कारक के रूप में किया जाता है। कृत्रिम संवर्धन में किसमें? ठोस कारक के रूप में करते हैं। और लाल शैवाल रोडोफायसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो लाल शैवाल अगर प्रश्न पूछा जाए किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो रोडोफायसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगार अगार उत्पन्न करने वाले शैवाल हैं। किन से उत्पन्न होती है? तो अभी मैंने आपको बताया अगार अगार जेलिडियम से उत्पन्न होगा, क्योंकि जेलिडियम एक प्रकार का लाल शैवाल है। इसी तरह से मैंने दूसरा बताया था ग्रेसिलेरिया, ये भी एक प्रकार का लाल शैवाल है जिससे अगार अगार उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग केल्विन एवं उनके साथियों के ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? ऐसी कौन सा शैवाल है इसमें से जिसका प्रयोग केल्विन और उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण में किया था? तो ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन दिए हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, वाल्वॉक्स। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, क्लोरेला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, यह किस जीनस से संबंधित है? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, क्लेडोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? ये टीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था, लाइकेन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका आंसर से होगा सी, ये पायोनियर्स होते हैं और शुष्क दशाओं को सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। आपको बताते चलें कि लाइकेन बंजर शुष्क चट्टानों पर उगते हैं और ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर्स होते हैं, या कह लीजिए कि पायोनियर्स होते हैं, चाहे कॉलोनाइजर्स कहिए चाहे पायोनियर्स कहिए। और इस प्रकार के ये पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में इनकी संख्या तेजी से घटती है, यानी जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर तेजी से घटने लगते हैं, इसलिए प्रदूषण के संकेतक भी समझे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? आपको बता दें कि शैवाल को काई के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इनमें से बताया गया कि किसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन सही होगा ए, क्लोरेला का उपयोग, या क्लोरेला काई जो होती है इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। बताते चलें कि क्लोरेला नामक कवक हरे शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरेला से क्या उत्पादन होता है? ऑक्सीजन के उत्पादन में इस शैवाल का उपयोग होता है। कहाँ? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में। और यह शैवाल तीव्र दर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, बहुत तेजी से फोटोसिंथेसिस इसमें होती है और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों की सहायता से ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? शैवाल जो होते हैं इनमें सिनगैमी कहाँ पाई जाती है? स्त्रीधानी में, जल में, अंडाशय में, मृदा में। ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि शैवालों में सिनगैमी कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर होगा बी, जल में पाई जाती है। तो बता दें कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों में लिंगी जनन विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन या कह लीजिए कि फ्यूजन के द्वारा होता है। क्या होता है? लिंगी जनन होता है और विशेष प्रकार के युग्मक होते हैं, उनके संयुग्मन से या फ्यूजन से होता है, उसे ही सिनगैमी कहा जाता है। और ये युग्मक धानी में बनते हैं। तो युग्मक धानी में बनते हैं और सिनगैमी की जो क्रिया होती है ये जलीय वातावरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है? एप्पल काई, आयरिस काई, क्लब काई, रेडियर काई। कौन एक शैवाल है? टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, आयरिस काई एक शैवाल है। आपको बता दें कि इसका नाम कांड्रस क्रिपस है और इसे खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आयरिस काई है, शैवाल है, इसको खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तविक रूप से जो काई है या मॉस का प्रयोग ब्रायोफाइटा समूह के पौधों के लिए किया जाता है। और जो रेंडियर है, रेंडियर मास एक लाइकेन है तथा जो क्लब मास है एक टेरिडोफाइट्स है। चाय के लाल किट का निमित्त है। लाल किट का निमित्त कौन सा है? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसका आंसर होगा डी, सिफेलुरोस वायरेसेंस। सिफेलुरोस वायरेसेंस चाय के लाल किट का निमित्त होता है। बताते चलें कि चाय के लाल किट का निमित्त क्या मैंने बताया? सिफेलुरोस वायरेसेंस है और यह एक हरा शैवाल होता है। कैसा शैवाल है? हरा शैवाल होता है। यह चाय, कॉफी इत्यादि की पत्तियों पर परजीवी रूप में मिलता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमीय आधार से जुड़ा है कही जाती है। यानी ऐसी कोशिका जिसके द्वारा वो भूमि के आधार से जुड़ा होता है क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट होती है। तो यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स एक बहुकोशिकीय तंतुवत अशाखित हरा शैवाल है। जो यूलोथ्रिक्स है बहुकोशिकीय होता है, फिलामेंटस होता है और अशाखित यानी अनब्रांच्ड शैवाल है। इसके तंतु में सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त हरी होती हैं। यानी जितना पूरा तंतु होता है उसकी सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती हैं या कह लीजिए कि हरी होती हैं। और सबसे नीचे की जो आधारीय कोशिका होती है, जो बेसल सेल्स होती है, वो रंगहीन तथा क्लोरोफिल रहित होती है। यानी जो बेस वाली कोशिका है, आधार वाली कोशिका है, उसमें रंग नहीं होता है और क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। और उसी कोशिका का नाम क्या है, होल्ड फास्ट होता है। इसके द्वारा यह भूमि आधार से जुड़ा रहता है। यानी उसी कोशिका के द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा यूलोथ्रिक्स जो होता है वो भूमि के आधार से यानी भूमि से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। किसके कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं? माला की तरह से दिखते हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल के कारण बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये संरचनाएं होती हैं ये नोड क्षेत्र में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामेला स्टेज किसमें पाई जाती है? पामेला स्टेज टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। पामेला स्टेज किसमें पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, सिस्टोपस, एस्परजिलस। तो पामेला स्टेज ऑप्शन सही होगा ए, यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। आपको बता दें कि जो पामेला अवस्था है या पामेला स्टेज है, कुछ शैवालों में जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है आदि में अलैंगिक जनन या कह लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की है एक विधि है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है, जो कि विपरीत परिस्थितियों जैसे कब पानी जब कम हो या विषाक्त लवणों की उपस्थिति हो तब ये होता है। इस अवस्था में कोशिका की जो भित्ति होती है वो घुल जाती है और म्यूसिलेज की कला बिल्कुल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पामेला अवस्था की कोशिकाएं हिमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, क्लेनिवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। जो नास्टाक कोशिका होती है इसकी सबसे भीतरी परत किससे बनी होती है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपको बता दें कि जो नास्टाक है ये एक नील हरित शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि अब साइनोबैक्टीरिया समूह कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया समूह या वर्ग। और ये मोनेरा जगत के जीव हैं। किसके जीव हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जीवाणुओं के समान म्यूकोपेप्टाइड या कह लीजिए कि पेप्टोडाइक्लोडाइन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल कहाँ पाई जाती है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, ताजे जल में शिला के ऊपर बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। तो ये जो बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल है या रेड एल्गी है, ये ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है और इसमें फाइकोइरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण यह बैंगनी या कह लीजिए कि वायलेट या नीले हरे रंग की प्रतीत होती है। चूंकि इसमें फाइकोइरिथ्रिन नहीं पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए बैंगनी रंग की दिखाई देती है और इसे सामान्यतः फ्रॉग स्पान शैवाल भी कहते हैं। फ्रॉग स्पान शैवाल भी इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रेकोस्पर्मम होता है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया और ये क्वेश्चन उससे पहले टीजीटी 1999 में पूछा गया था कि बैट्रेकोस्पर्मम होता है क्या? ऑप्शन सही होगा सी, अलवण जलीय लाल शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? ऐसी जाति का नाम बताना है जो जल में पाई जाती है। टीजीटी
2005 में पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया, फिर 2013 में पूछा गया। 3 बार टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है और 1 बार पीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया है कि कौन एक जलीय जाति है। तो आंसर होगा इसका डी, रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति होती है। ये देखिए जो चित्र हम दिखा रहे हैं, ये चित्र रिक्सिया फ्लूटेंस का है। रिक्सिया फ्लूटेंस ये एक जलीय एक्वाटिक ब्रायोफाइटा है, जलीय या एक्वाटिक ब्रायोफाइटा है और यह तालाबों झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। तालाबों अथवा झीलों में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स हैं जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट्स हैं, ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया था कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं। आंसर सही होगा सी, ब्रायोफाइट्स उभयचर होते हैं। बता दें कि ब्रायोफाइट्स पौधों को उभयचर माना गया है। जितने भी ब्रायोफाइट्स पौधे होते हैं वे सभी उभयचर माने गए हैं और इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर। इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल और स्थल दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। यानी अपना पूरा जीवन चक्र पूरा जब करते हैं तो जल और स्थल दोनों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा सी, पादप जगत के उभयचर। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर हैं कौन होंगे। आप सभी लोग जान गए होंगे आंसर कि पादप जगत के उभयचर कौन होंगे, तो ब्रायोफाइट्स होंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालतम ब्रायोफाइटा हैं, विशालतम सबसे बड़े ब्रायोफाइटा कौन से होंगे। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि विशालतम ब्रायोफाइटा कौन है, तो इसका आंसर सही होगा बी, डाओसोनिया। डाओसोनिया एक विशालतम या कह लीजिए बिगेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं और इनकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। अधिकांश ब्रायोफाइटा छोटी साइज के होते हैं लेकिन ये 70 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय तिरछे पट युक्त मूलाभास किस में पाए जाते हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, फ्यूनेरिया में बहुकोश के तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। और बता दें कि मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं होती हैं। जो मूलाभास हैं ये जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जो पौधे को भूमि में स्थिर करती हैं और खनिज व जल लवणों का अवशोषण करती हैं। यानी पौधों को भूमि में जमाए रखती हैं और साथ ही साथ जमीन से या कहीं मिट्टी से खनिज लवणों का और जल का अवशोषण भी करती रहती हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, पटयुक्त मूलाभास कहा जाता है। बहुकोश के तिरछे पटयुक्त मूलाभास किस में पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रयी जाति है। एक लिंगाश्रयी जाति का नाम बताना है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, आर हिमालयंसिस। आंसर क्या है, डी, आर हिमालयंसिस। बता दें कि आर हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है और इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। एक लिंगाश्रयी है इसलिए नर अलग और मादा अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। अगर द्विलिंगाश्रयी होता तो एक ही में हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत किस प्रकार के होते हैं बताना है। तो आंसर से होगा इसमें पहला, आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं। बता दें कि परिमुख दांत मॉसेस में पाए जाते हैं। जो मॉसेस होते हैं, मॉस में परिमुख दांत पाए जाते हैं और ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। बीजाणुओं को बाहर निकालने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्यूनेरिया में परिमुख दांत आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं। ये जो हम चित्र दिखा रहे हैं ये फ्यूनेरिया का चित्र है। फ्यूनेरिया का एक चित्र है और जो फ्यूनेरिया होते हैं इसमें परिमुख दांत आर्थोडोंटस प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांत की संख्या 32 होती है। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो बताएंगे जो फ्यूनेरिया की संपुटिका होती है उसमें परिमुख दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं।
जो 16-16 के 2 कतारों में होते हैं। कतारें कितने? 2, 16-16 की कतारें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या है कितनी होती है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था 8, 16, 32, 64। फ्यूनेरिया के संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या अभी मैंने आपको बताई कितनी होगी? 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुख्यतः प्रमुख दांत पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा इसमें से है जिसमें प्रमुख दांत पाए जाते हैं? टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा मॉसेस। मॉसेस में प्रमुख दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है कैसी? आंसर सही होगा इसमें बी, हमेशा डिप्लॉयड होती है। यानी ब्रायोफाइटा में जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है। और युग्मकोद्भिद अवस्था एक अगुणित अवस्था है जिसकी अंतिम कोशिका युग्मक होती है। अगुणित अवस्था है और अंतिम कोशिका क्या? युग्मक होती है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया था आपको, जब अगुणित युग्मक मिलते हैं आपस में तो जायगोट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित बन जाता है। जैसे ही जायगोट बना तो वो द्विगुणित हो जाता है। जब द्विगुणित बनता है उसे ही बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जिसे बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था किसमें दिखाई देती है? टीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म में। बता दें कि इसमें सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद का मुख्य पौधा होता है और इसमें यह अवस्था स्वतंत्र, हरी, शाखित और दीर्घकालिक होती है, जबकि उसमें ह्रासित होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है पुंधानी द्वारा, स्तंभिका द्वारा, संपुटिका द्वारा, स्त्रीधानी द्वारा। फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण स्त्रीधानी के द्वारा होता है। आपको बताते चलें कि फ्यूनेरिया में निषेचन के बाद जो स्पोरोफाइट बनते हैं या कह लीजिए कि युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है उसे स्पोरोगोनियम कहा जाता है। और तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है, उसी आवरण को गोपक कहा जाता है। गोपक। और इसका निर्माण स्त्रीधानी के वेंटर भाग में होता है। गोपक का निर्माण कहाँ? स्त्रीधानी के वेंटर भाग में होता है। इसीलिए गोपक एक अगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा भाग अगुणित होता है? तो गोपक भाग जो होता है ये अगुणित होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? स्त्रीधानी के वेंटर भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न है। यानी ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा से किस प्रकार से भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर होगा बी, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। इसमें संवहन ऊतक नहीं होते। और संवहन ऊतक होते क्या हैं? तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं। आपको बता दें कि ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट्स पौधों में बीज निर्माण नहीं होता है। इन दोनों पौधों में बीजों का निर्माण नहीं होता है और दोनों में जो स्त्रीधानी होती है मादा जनन अंग के रूप में पाई जाती है और दोनों में स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं। यानी सब कुछ समान होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। मैंने बताया संवहन ऊतक कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो ये दोनों इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आंसर इसमें बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह कहलाते हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं या क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, ट्रेबेक्यूली कहलाती हैं। ट्रेबेक्यूली कहलाती हैं। बता दें
कि जो मांस होता है, मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं या एयर चैम्बर कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटे होते हैं, अलग 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 पार्टों में बटे होते हैं और इन्हें ट्रबैकुली कहा जाता है। क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग हैं। मादा प्रजनन अंग क्या होते हैं? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग आर्चिगोनियम होता है। बता दें कि जो फ्यूनेरिया और रिक्सिया है इसमें मादा प्रजनन अंग आर्चिगोनियम होते हैं और आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं। जो आर्चिगोनियम है ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं और आर्चिगोनियोफोर शाखा होती है जिस पर आर्चिगोनिया लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा पाया जाता है। आपको भी बताया भी था कि जो फ्यूनेरिया का जीवन चक्र होता है इसमें प्रोटोनिमा पाया जाता है और इसका मुख्य पौधा ये होता है, इसका मुख्य पौधा है जिसे तरुण अवस्था में प्रोटोनिमा तथा वयस्क अवस्था में गैमिटोफोर कहा जाता है। निम्न में से कौन एक आदितम स्थलीय पौधा है? आदितम स्थलीय पौधे का नाम बताना है। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आदितम पौधा है, आंसर तो होगा इसमें डी। कुक्सोनिया आदितम स्थलीय पौधा है और इसके जीवाश्म जो होते हैं वो सिल्यूरियन पीरियड की चट्टानों से प्राप्त हुए थे, सिल्यूरियन पीरियड की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से किसमें अलैंगिक प्रजनन जिम्मा द्वारा होता है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी। मार्केंसिया में अलैंगिक प्रजनन जिम्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमियम, दंत और वलय की उपस्थित मुख्य लक्षण हैं? ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी। फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसके युग्मकोद्भिद में अंतरकोशिकीय श्लेष्मिकीय गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो टीजीटी 1999 में प्रश्न आया था, इनमें से किसका तना पर्वसंधि और पर्व में विभाजित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, एक्विशिटम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसका तना पर्वसंधि और पर्व में विभाजित है बताना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी। एक्विसिटम का तना पर्वसंधि और पर्व में बटा हुआ होता है या विभाजित होता है। बता दें कि जो एक्विसिटम है, एक्विसिटम को सामान्यतः हॉर्स टेल भी कहा जाता है, हॉर्स टेल भी इसे ही कहते हैं और इसका तना पर्व संधि एवं पर्व में बटा हुआ होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। ये एक एक्विसिटम का चित्र है। इसमें देखिए कितने सारे पर्व संधियां हैं और पर्व हैं, यानी पर्व संधियों और पर्व में बटे हुए हैं। तो पर्व संधि को हम लोग गांठ कहते हैं, जो गांठ होती है उसे विज्ञान की भाषा में पर्व संधि कहा जाता है और 2 गांठों के बीच की दूरी को पर्व कहा जाता है। 2 गांठों के बीच की जो दूरी होती है उसे पर्व कहते हैं और वो जो गांठें हैं इन गांठों को पर्व संधि कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है? तो जो एक्विसिटम है इसका तना पर्व संधि और पर्व में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्विसिटम को सामान्य रूप से हॉर्स टेल कहा जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक्विसिटम को, यानी सी वाला। ये प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया था। देखिए उसी प्रश्न को किस तरह से घुमाकर पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा सी। जेफरी ने प्रोटोस्टील शब्द प्रतिपादित किया था। तो प्रोटोस्टील शब्द जेफरी ने प्रस्तुत किया और यह सबसे प्राचीन प्रकार की स्टील है। कैसी है? सबसे प्राचीन प्रकार की स्टील होती है जिसमें मज्जा या कह लीजिए कि पित्त अनुपस्थित होती है, नहीं होती है। और स्टील की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील को वान टिघेम तथा डुलिटियट ने प्रस्तुत किया था, डुलिटियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम में, एक्विसिटम में, मार्सिलिया में, इनमें से किसी में नहीं।
प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है? आंसर सही होगा ए, लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबिकुलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। ट्यूबिकुलेटेड अंतस्त्वचा किस में पाई जाती है? टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया, पीजीटी 2004 में और 10 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलेटेड अंतस्त्वचा किस में पाई जाती है? आंसर सही होगा बी, सिलेजिनेला में ट्यूबरकुलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। आप लोगों को बताते चलें कि जो सिलेजिनेला होता है इसके बीचों बीच में रंभ और कॉर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की अंतःत्वचीय कोशिकाएं होती हैं। रंभ और कॉर्टेक्स के बीच में विशेष तरीके की अंतःत्वचीय कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं अरीय रूप से या रेडियल रूप से दीर्घित होती हैं। उन्हें ही ट्रेबेक्युली कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रेबेक्युली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजिनेला के तने में ट्रेबेक्युली हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, अंतस्त्वचा। अभी आपको मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा है? देखिए क्वेश्चन आया, टीजीटी 2010 में पूछा गया था, कौन सा उभयचर पौधा है? आंसर होगा सी, मार्सिलिया उभयचर पौधा है, क्योंकि ये जल स्थलीय पौधा होता है और ऐसे पौधे जो जल स्थलीय होते हैं एम्फीबियस प्लांट्स या उभयचर पौधे कहलाते हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, समबीजाणुकता प्रदर्शित करता है, समबीजाणुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजिनेला होता है। सिलेजिनेला होता है, आंसर होगा इसमें बी, हेट्रोगैमस तथा हेट्रोस्पोरस सिलेजिनेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया है। मार्सिलिया टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर सही होगा बी, विषम बीजाणुता टेरिडोफाइट्स, विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहा जाता है? टीजीटी 1999 में पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा ए, संवहन क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स को संवहन क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका कौन सी है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, बहुबीजाणु धारक, बहुबीजाणु धारक। बता दें कि इसमें एक ही स्पोरोकार्प होता है और एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथ रहित रंभ को कहते हैं। जिसमें पिथ नहीं होता है ऐसे रंभ को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, प्रोटोस्टील पिथ रहित रंभ है। पिथ रहित रंभ को प्रोटोस्टील कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम। और यह सबसे प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसमें मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है, यानी बीच में जाइलम होता है और उसके चारों ओर फ्लोएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट्स द्वितीय वृद्धि प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट्स है जो द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, आइसोसाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। किसमें कायिक जनन सामान्य होता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, रिक्सिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन सामान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? इक्विसिटम के वायवीय तने में क्या पाया जाता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, कंटके एवं खांचे दोनों रिक्सिया के वायवीय तने में पाए जाते हैं। तो इक्विसिटम के जो वायवीय तने होते हैं इसमें कंटके एवं खांचे होते हैं और इक्विसिटम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत जिन्हें राइजोम कहा जाता है और वायवीय। भूमिगत और वायवीय दो प्रकार के तने होते हैं और इसमें इंटरनोड पर कंटके तथा खांचे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसिटम के तने में कूटकी नलिकाएं पाई जाती हैं। कूटकी नलिकाएं यानी कैरियर्स कैनाल जो होती हैं
ये पाई जाती हैं संवहन पोल में, वलकुट में, पित्त में, इनमें से सभी में। जीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला संवहन पोल में।